बट यूनिक है ना 23 आज हम लोग हिंदी वाले क्या लिखोगे? गुड आफ्टरनून, काफी लेट हैं आप। ओके, आंसर राइटिंग सेशन। इट मीन्स आज हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो एग्जाम में, क्योंकि ओवरऑल यूपीएससी एग्जाम ही है मेंस के लिए। प्रीलिम्स तो केवल एक विंडो है जहां से आप इंटर करते हो आप, है ना, क्योंकि वहां से तो आपको रिजल्ट देना है नहीं। जो आपके कैडर वगैरह बनेंगे वो मेंस से ही होंगे। इंटरव्यू भी ठीक ठीक एवरेज मार्क्स से भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, बट यहाँ पे आपको करना होगा द बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक ठीक से काम नहीं चलेगा। तो क्या करें कि आपका आंसर राइटिंग ठीक हो? बताइए, क्या प्रैक्टिस? क्या फॉलो द सम स्टेप्स। अगर कुछ कदम चलोगे आप स्टेप बाय स्टेप्स, तो फिर आप सक्सेस होने के कगार पे होंगे। गारंटी नहीं है, मीन्स आपको प्रोसेस। लेकिन इसका जो पहला स्टेप है ना, वो क्या है पता है आपको? वो तो फॉर्मेट में आएंगे तब बताऊंगा। आंसर अच्छा लिखने से पहले आपको सिलेबस की जानकारी 100% होनी चाहिए। सिलेबस, इसके बिना क्या लिखोगे? मान लीजिए आपसे पूछ लिया, हालांकि अब वो आईआर और हिस्ट्री के बीच का क्वेश्चन हो गया कि अमेरिका में, चलो अमेरिका पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इसलिए वहां से शिफ्ट हो जाते हैं, आपको लगेगा कि वही वाला टॉपिक चल रहा है। एक एग्जांपल किया जा सकता है आईआर से, है ना, कि यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था, नेशन ऑफ यूएसएसआर, अबाउट 1989 टू 1991, जो उसका मेजर एरा है, क्या उसके रेलेवेंस आज भी बने हुए हैं? क्या आप इसको यूक्रेन रशिया क्राइसिस के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं? अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या लिखोगे? जो करंट अफेयर में पढ़ा है वो तो आंसर हो जाएंगे। तो क्या करना होगा आपको? पूरा यूएसएसआर आपको जानना पड़ेगा। क्या था यूएसएसआर, कब बना, कैसे उसके फॉर्मेशन हुए, फिर कैसे वो डिक्लाइन हुआ, सेपरेट कैसे हुआ, और तब से आज तक उसमें जितने भी डेवलपमेंट्स आए हैं, टाइम टू टाइम रशिया किन किन के ऊपर अपना दावा करता है, क्लेम करता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का ये हिस्सा है। तो इस स्टेप्स को नहीं जानोगे तब तक करेंट में जो अब भी हो रहा है वो लिख के क्या फायदा? नो डाउट चेरी ऑन द टॉप वही है कि करंट अफेयर वाला हिस्सा, बट आपको केक तो बनाना होगा ना पहले, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा इतिहास जानना होगा कि यूएसएसआर का इतिहास क्या था। तो सिलेबस पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके आंसर राइटिंग में। आप चीजों को जानते तो हो पहले,
कितना बेटर जानते हैं, कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सेकेंडरी मैटर है। पहला मैटर क्या है? यू शुड लर्न अबाउट द प्रॉपर सिलेबस, मीन्स कंसर्न टॉपिक। कोई भी आंसर लिखना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन, उस टॉपिक को आप ठीक से जानते हो, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है? थिंकिंग प्रोसेस। ये बहुत जरूरी है। पूरा सिलेबस पढ़ लो, कूड़ा है, किसी काम का नहीं है। अगर आपने किसी भी कुछ इश्यूज को, किसी पॉइंट्स को, किसी टेक्निकल टर्म्स को अगर आपने माइंड में उसको प्रोसेस नहीं किया, कोई भी टर्म आया आपके माइंड में, तो क्या आपने उसके आसपास सोचा? घर में बैठ के सोचना पढ़ने से एक नेक्स्ट स्टेप वो है। मीन्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपको माइंड में सोचना होगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप वर्ल्ड वॉर से ले लीजिए, विश्व युद्ध से। तो विश्व युद्ध तो मैं पढ़ाऊंगा आपको कि वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके कौन कौन प्लेयर्स हैं, रिजल्ट क्या है उसका, और उसका रेलिवेंस क्या है आज, या फर्दर उसने कौन कौन से इंपैक्ट अपना इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड वॉर ने। लेकिन क्या आपने उस पढ़े हुए चीज को कभी माइंड में प्रोसेसिंग किया? बिना प्रोसेसिंग का आंसर लिखने के कंडीशन में आप नहीं रह सकते। फिर तो आपको इतना सारा मैटर मिलेगा और लिखना इतना है। तो प्रोसेस का मतलब होता है पढ़े हुए चीजों को अपने माइंड में कैलकुलेट करना, एक बंच बनाने का प्रयास करना, एक बास्केट कवर करने का प्रयास करना है। मीन्स कितना लिखना है आपको, तो प्रोसेस। और फिर थर्ड स्टेप होता है राइटिंग। जो आज आपने क्लास में पढ़ा, टीचर ने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया, घर जाके आपने उसके बारे में सोचा, खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद, बैठ के आराम से चेयर पे हाथ वाथ बांध के सोच रहे हैं कि आज क्या पढ़ा हमने, क्या क्या हमें क्लास में बताया गया। उन सब चीजों को माइंड में क्या करना है? रिकॉल। और जहां फंसे पेज पलट के देख लेना है, फिर उसको बंद कर देना और फिर सोचना है। और ये कर लेने के बाद उसको बंद कर दीजिए और फिर लिखिए जो भी आपने सोचा था अभी कुछ देर पहले। जो भी लिखना चाहते हो, जो भी याद आ रहा है उसको लिख डालिए उसी समय, लगे हाथ। और खुद चेक कीजिए सर ने क्या पढ़ाया आपको, क्या लिखाया। एक तरफ उसको खोलिए और दूसरे तरफ आपने जो लिखा उसको खोलिए और फिर चेकआउट कर लीजिए खुद ही। ये राइटिंग का स्टेप है। और फिर बार बार लिखिए उसी चीज को। अगले हफ्ते लिख लीजिए, फिर टीचर से दिखाइए। पहले ही बार जो लिखा वो टीचर को नहीं दिखाना है। फिर तो पहले 2-3 टाइम तो आप खुद ही चेक कर लो। किससे? जो आपके पास रॉ मटेरियल है उसी से आप मिला लो। फिर जब आपको लगे कि हाँ अब ठीक ठीक मैं लिख पा रहा हूं या लिख पा रही हूं, तो फिर आप टीचर से मिल सकते हैं। ये पहला 3 स्टेप बहुत जरूरी है। इसी स्टेप्स को आपको फुलफिल करना है। और इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और एक प्रॉपर आंसर राइटिंग आज आप सीखोगे। ये तो बच्चों वाली बात है, इतना तो करना ही पड़ेगा। बच्चों वाली बात मतलब समझते हैं ना आप? अभी अभी ताजा ताजा मैंने आपके लिए बनाया है इसको। और ये जनरल अवेयरनेस के लिए है। ऑप्शनल के लिए थोड़े से और भी उसमें स्पाइसेस लगाने होते हैं, रोस्ट करने होते हैं। जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं। अभी आंसर लिखने से पहले कुछ नियम है, सम कंडीशंस बिफोर द राइटिंग अ गुड आंसर। अच्छे उत्तर लेखन से पहले कुछ शर्त है, उसको फुलफिल कीजिए। और वो फुलफिल क्या है कि पहले आप क्वेश्चन को प्रोसेस कीजिए। क्वेश्चन आया
और सीधे लिखना स्टार्ट कर दिए तो आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को पहले ठीक से समझ लीजिए। तो क्या प्रोसेस है? टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इन एक्यूरेट फॉर्म, प्रश्न को उसके स्वरूप को ठीक ठीक समझना है। क्या करना है? उसको सटीक रूप से समझना है। सटीक मतलब ठीक ठीक समझना। उसके अप्रोच को समझना कि वो क्या आपसे जानना चाहा। उपागम कहते हैं अप्रोच को, संदर्भ भी कह सकते हैं आप, बट उपागम एग्जैक्ट टर्म है। मीन्स वो क्वेश्चन क्या आपसे उम्मीद कर रहा है। मीन्स जो क्वेश्चन सेटर है उसने क्या उम्मीद किया कि एक आईएएस ऑफिसर से हमें क्या जानना है, तो वो आपके क्वेश्चन अप्रोच को समझ के फिर आंसर करेंगे। फिर आप उस पर एक सिनॉप्सिस बनाइए। अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे चले जाएंगे तो आपके सिनॉप्सिस माइंड में ही बन जाएंगे कि हमें इस आंसर में क्या क्या लिखना है। लेकिन अर्लियर स्टेज में आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन को पहले फ्रेम कर लेना है। फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है अभी बाद में समझाऊंगा। फ्रेमिंग का मतलब ओरली ये समझ लीजिए कि पूरा आंसर में आप क्या लिखना चाहते हैं उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। नहीं तो आप बहक जाएंगे। बहकना समझते हैं ना? यस सर। लिखना कुछ और था और जो स्टार्ट किया उसी में आप लगे रह गए। तो हमें पहले ही डिफाइन कर लेना है कि हमारा इंट्रोडक्शन या भूमिका इतना होगा, इतना % हमें उसको लिखना है। मेन बॉडी कितना होगा उसको देखना है। फिर उसका कंक्लूजन क्या है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले इसमें और भी बहुत सारे कंडीशंस है। आपको आगे ले चलता हूं। ये तो आपने देख ही लिया। रूपरेखा बोलते हैं, फ्रेमिंग बोलते हैं। क्वेश्चन को कैसे समझेंगे आप? कैसे सटीक रूप से समझेंगे? तो आप देखिए उसका नेचर क्या है, प्रश्न का नेचर ऑफ द क्वेश्चन। आपको अगर कोई टेक्निकल टर्म दिख रहा है, टेक्निकल टर्म कह रहा हूं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, उस शब्द का मतलब अनुवाद कीजिए आप कि इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक टर्म आया कॉलोनियलिज्म या इंपेरियलिज्म, सोशलिज्म, कोई भी टर्म। पहले तो इस शब्द को आप खुद ही अनुवाद कर लीजिए कि इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। क्या समाजवाद का मतलब जो कार्ल मार्क्स ने दिया वही समाजवाद है क्या? या समाजवाद के और भी नेचर है, लाइक साइंटिफिक सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, 3 शब्द तो यहीं पे हो गए। तो उसको आपको अनुवाद कर लेना है, ट्रांसलेट कर लेना है अपने अपने लैंग्वेज में। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही उसको अनुवाद करें। अनुवाद मतलब समझते हैं ना? जैसे डिक्शनरी पढ़े होंगे आप, एक टेक्निकल टर्म होता है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, उसके कई सिनोनिम्स होते हैं, तो उनको आपको कवर करना होगा, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी लिखने की बात नहीं हो रही, अभी क्वेश्चन को समझने की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा आप परेशान होंगे यहां जब क्वेश्चन में डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे जिसको हम टेक्निकल टर्म्स कहते हैं। टेक्निकल टर्म्स का मतलब हर क्वेश्चन में देखोगे एक कोई कीवर्ड होता है उसका, उस क्वेश्चन का डीएनए वही होता है। मीन्स वही मेन बॉडी है, वहीं पे आपको आंसर क्या कहते हैं, हिंट करना है, सॉरी हिट करना है। उसे शब्द को पकड़िए और उसको एक्सप्लेन करिए। तो टेक्निकल टर्म्स को आपको ठीक ठीक समझना होगा। अगर आपने शब्द को ठीक से नहीं समझा देन योर आंसर क्या हो सकता है, डाइवर्टेड, डिरेल हो सकता है। और क्वेश्चन के एंड में जो टेल होता है, टेल मतलब जो सबसे लास्ट में 1 या 2 शब्द लिखे होते हैं, लाइक डिस्कस, इवैल्युएट, क्रिटिक, एक्सप्लेन, इस तरह के टर्म को हम टेल कहते हैं। और उस टेल को बिना समझे आंसर नहीं कर सकते आप, फिर तो कुछ से कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे इसमें देखो कुछ शब्द हमने लिख दिया है, ये सारे शब्द आपको समझना पड़ेगा, इनका मतलब क्या होता है।
इसके लिए हमने एक अलग से 2-3 पेज बना दिया, कुछ टर्म्स को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, अभी आएंगे वहां। ये आपके क्वेश्चन को, नेचर को समझना है। ये तो आपको केवल क्वेश्चन समझने में हेल्प कर रहा है, यहां से आपने अभी लिखने के प्रोसेस में नहीं आया। ये सब चीजें कितना इंपॉर्टेंट, मैं ऐसा चाहूंगा कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए सब लोग स्टार्टिंग से। हाँ, नोट करो, फटाफट नोट करो। तो चलो पहले इसको नोट करो सब लोग, हो बहु नोट कर लेना है अपने नोटबुक में और बिल्कुल फ्रेश कर लेना है, यही काम आएगा। ये क्या करोगे लेके, और सब कुछ इसमें कुछ है ही नहीं, दूंगा क्या। और ये मार्केट में तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, और आज वाले क्लास को तो मैं वैसे भी पब्लिक नहीं होने दूंगा। यही तो हमारा स्पेशलिटी है, फिर बाकी चलो लिखो इसको। सिर्फ आपके लिए, मीन्स जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उसके लिए है ये, जो लाइव में भी है, मीन्स ऑनलाइन वाले के लिए भी है। हाँ, फटाफट लिखिए। हाउ टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट को हमने हाइड कर दिया है। क्वेश्चन कुछ बहुत सिंपल होते हैं वो तो आप समझ लेंगे, लेकिन जो डिफिकल्ट है उसके लिए सॉरी सारे अकेडमी वाले को कहता हूं कि ठंडा पानी मत पिलाया करो। कल 1 गिलास ठंडा पानी दे दिया रनिंग क्लास में 6 बजे के आसपास, पीते ही गला बैठ गया। मतलब ठंडा पानी इक्वल टू गला बैठना। लिख लिया? गुड। लिखने में तो आप मास्टर हैं ही। आज मैं क्वेश्चन दे के जाऊंगा, फिर चेक करेंगे अगले क्लास में। हाँ, टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इन एक्यूरेट फॉर्म कैसे समझेंगे। तो टैलेंडर्स वर्ड कितना अच्छा लग रहा है, देखो तो सुनने में। यहां पे ये 1 कहां से आ गया, ये नहीं लिखना है। इसको मैं डिलीट कर दूं क्या, हो सकता है? नहीं होगा। ये क्या है? डी। ट्राई करूं, कहीं गायब ना हो जाए सब कुछ। रहने दो, आप मत लिखना। वो कई बार कुछ होता है ना, टाइप करते करते कुछ आ गया, वो आ गया है बस। हाँ, वही एक्स्ट्रा है, उसको रिमूव कर लेना है। ये शब्द वाला वर्ड है, विश्व वाला वर्ल्ड नहीं है। हाँ, बढ़े आगे। इसकी बात मैं कर रहा था, यह है फॉर्मेटिंग। समझिए फॉर्मेटिंग क्या है। सबसे पहले तो मार्केट से आंसर राइटिंग सीट खरीदना है। ठीक है, क्या खरीदना है? आंसर राइटिंग सीट। इस वाले पेज पे नहीं लिखना, और लाइन वाले पे तो बिल्कुल नहीं लिखना है। आगे 3 महारथी लाइन वाले कॉपी पे लिख रहे हैं। क्लासरूम में भी अब कोशिश करना है कि प्लेन सीट लेके आना है। आपका भी ठीक नहीं है। हाँ, प्लेन सीट होना चाहिए आपके पास।
तभी आप लिख पाओगे। फिर क्या करना है, अगर आप फॉर्मेट वाला लेके आओगे ना तो उसमें ऑलरेडी मार्जिन बने रहते हैं, तो आपको इसी मार्जिन में लिखना है। आप आंसर मेंशन करके और फिर सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जो 15 to 20 वर्ड्स में आ जाने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना। भूमिका जिसको कहते हैं, पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं, जिसको हमने इंट्रोडक्शन कहा, 15 to 20 वर्ड्स। देन एक पैराग्राफ चेंज करना है और फिर मेन बॉडी को यहां डिफाइन करना है। ध्यान रखिएगा, हर सेगमेंट के अपने अपने वैल्यू है, सभी सेगमेंट के अपने अपने मार्क्स डिफाइन होते हैं। अगर आपने इस 3 स्टेप्स में से किसी भी 2 स्टेप्स में अच्छा आंसर लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने 2 खराब कर लिया तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। भटकाव एक जगह माफ है, 2 जगह नहीं, लेकिन इसमें 3 ही सेगमेंट होते हैं आपके आंसर राइटिंग में। मेन बॉडी का मतलब है जो टेक्निकल टर्म्स दिया गया था, अभी बताया था ना, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, तकनीकी शब्दावली, उसको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आगे बताऊंगा। यहां पे सबसे ज्यादा नंबर आपको यहीं से मिलना है, लेकिन तीनों को देखिए कितना इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जैसे आप लोग डेली वे में फ्रेजेस यूज करते हैं, फ्रेज बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, अंत भला तो सब भला, तो कंक्लूजन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फिर रह क्या गया, मेन बॉडी। लेकिन मेन बॉडी से कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। जो इवैल्यूएटर है वो सबसे ज्यादा फोकस ही मेन बॉडी पे करता है। इंप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए और 1 नंबर एक्स्ट्रा लेने के लिए समरी अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। लेकिन मेन जो मार्क्स मिलना है वो यहां से। लेकिन मैंने तीनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस, उसके रोल बता दिया। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन एंड अंत भला तो सब भला। सर अप्रोक्स टोटल कितने पेजेस का एक आंसर होना चाहिए? पेजेस काउंट कौन करता है? वहां जो टीचर चेक करने वाले आते हैं, इवैल्यूएटर होते हैं, वो केवल देखते हैं कि आपने एक लाइन में कितने वर्ड्स यूज किया और उसमें टोटल कितने लाइन ऊपर से नीचे है, और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपको केवल वर्ड्स फॉलो करने हैं। आप एक पेज में कोशिश कीजिए कि 150 वर्ड्स के आसपास लिखें। क्यों? क्योंकि वहां जो लोग चेक करने वाले हैं, इवैल्यूएट करने वाले हैं, वो बूढ़े हो चुके होते हैं, उनके आंख थोड़े से खराब होते हैं। तो थोड़ा सा साउंड लिखिए और स्पेस ठीक ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि पेज बचाने के चक्कर में खूब लिख के चले आए। तो राइटिंग आपके ना बहुत बड़े होने चाहिए, ना बिखरे हुए होने चाहिए। कंपाइलेशन पे ध्यान देना है, वो सब आगे देखेंगे कैसा होगा। लेकिन ज्यादातर कॉपी चेक करने वाले लोग 50 साल से ऊपर के होते हैं, जिनको मायोपिया से लेके और कई तरह की बीमारी हो चुके होते हैं। हाँ, तो ध्यान रखना है कि उनको ढूंढना ना पड़े आपके वर्ड्स में कि आपने क्या लिखा है। वहां जो टीचर चेक करने वाले होंगे उनको आपका आंसर खुद ही बता देना चाहिए। वो उसको ऐसा लिखो कि वो बोल उठे कि हाँ ये शब्द लिखा हुआ है इसमें, तो बेटर नंबर मिलेंगे। कंक्लूजन पे देखो कितना वेटेज है। कंक्लूजन पे देखो, ये फॉर्मेट हमने 200 वर्ड्स के लिए रखा हुआ है, 200 वर्ड्स या 150 प्लस वर्ड्स के लिए। इसको परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो यहां पर 10% वेटेज देना है, यहां पे 20% वेटेज देना है, और मेन वेटेज तो यहां होगा। इस फॉर्मेट को भी आप बना लीजिए। 3 ही फॉर्मेट होता है आपके आंसर में, 3 बॉडी में पार्ट्स होते हैं एक आंसर राइटिंग में। ध्यान दीजिएगा, अगर मेन बॉडी में
पॉइंट्स है तो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कॉजेज, तो कॉजेज ABC लिख दिया आपने, ABC या 1 2 3 या रोमन वाला। मेन बॉडी में पहले वाले में कोई पॉइंट नहीं होने चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा डाल सकते हो, कोई अगर उसमें स्टेटमेंट है, कोई कोटेशन है पहले वाले में, और लास्ट वाले में कोई पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। पॉइंट्स आना है तो केवल मेन बॉडी में। अगर कॉज पूछा तो 5-6 कॉज एक्सप्लेन कर दिए पॉइंट वाइज लिख के। अगर उसमें उसके इंपैक्ट पूछे तो इंपैक्ट लिख दिया, प्रभाव लिख दिया, उसमें 3-4 पॉइंट, जितने भी आपको याद रहे उतना मेंशन करना है। तो पॉइंट आप केवल और केवल इसमें लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में नहीं, कंक्लूजन में नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, तो पैराग्राफ में ही इंट्रो लिखिए, अंडरलाइन कर दीजिए और वहां आगे लिखना स्टार्ट। लेकिन लिखने से बचिए, क्या फायदा लिख के, उनको नहीं पता कि इसमें बच्चा पहले, अब देखो ये फॉर्मेट ही है कि इंट्रोडक्शन ही लिखे जाता है पहला बॉडी, तो सबको पता है। स्टार्टिंग में लिखिए, लेकिन समय व्यर्थ क्यों ले जाना। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये सब चीजें हिडन है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं। सबको पता है अंत में बच्चा क्या लिखेगा, कंक्लूड करेगा। स्टार्टिंग में वो भूमिका बनाएगा, पृष्ठभूमि लिखेगा, इंट्रोडक्शन लिखेगा, डेफिनेशन लिखेगा, शायद अगर टेक्निकल टर्म है तो डेफिनेशन भी लिखा जा सकता है। तो इन चीज को ध्यान रखना है, फॉर्मेट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए आपका। इवन ऑप्शनल में तो हर क्वेश्चन का फॉर्मेट उसी पेज पे बना सकते हो। पहले क्वेश्चन के नीचे फॉर्मेट बनाया, रफ फॉर्मेट, फॉर्मेट में लिख कुछ नहीं रहे हैं, लिख दिया ऊपर इंट्रोडक्शन, इसमें ये लिखेंगे 1 लाइन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। एक फॉर्मेट ऐसा बना सकते हो, अभी जो हमने कुछ देर पहले दिखाया था, फॉर्मेट भी लिख सकते हैं आप, रफ माना जाएगा वो, और उससे इंप्रेस हो जाता है टीचर देखने वाला कि अच्छा इसमें ये सब लिखा होगा, तो उसको ऑन द स्पॉट रफ कर सकते हैं आप। रफ करना समझते हैं ना, मीन्स एक उत्तर प्रारूप बना लेना, आंसर फॉर्मेट बना लेना, और टीचर कई बार इसको पसंद करता है। मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए मैं कह रहा हूं, जीएस में इतना स्कोप नहीं है आपके पास, ऑप्शनल की बात कर रहा हूं, वहां पे आप एक फॉर्मेट भी बना के टीचर को दिखा सकते हैं कि मैं इसमें ये लिखना चाहता हूं। आधे पेज को फॉर्मेट बना लो, फिर वहां से नीचे से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हाँ। हाउ टू राइट अ गुड आंसर, कैसे लिखेंगे। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उसको ही हमने एक्सप्लेन किया है, यहां कुछ नहीं किया। कितना कितना लिखें, शब्द सीमा का हमेशा ध्यान रखना है। अगर 200 वर्ड्स लिखे हुए हैं तो 190 टू 210, इस रेंज से बाहर आप नहीं जा सकते। अगर आपने 220 लिख दिया तो एक तो अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा, और दूसरा कि बाकी क्वेश्चन से आपको कटौती करने होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आपने 150 ही लिख के रख लिया, छोड़ दिया उसको, तो टीचर समझेंगे इसको पूरा आंसर नहीं आता था, तो वहां भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। 10% प्लस माइनस करना है केवल, और प्लस की संभावना कम है, इसलिए इसके एक्सपेंडेबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एक फ्रेम के अंदर ही आपको आंसर करना है। वो कहते हैं ना कि आपको हमेशा अपने लिमिट में रहना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करना है। और इतने क्वेश्चन लिखने हैं आपको जनरल अवेयरनेस में कि आप दिए हुए वर्ड से ज्यादा लिख ही नहीं सकते। लिखेंगे तो बाकी क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। तो जो आइडल टर्म्स, वर्ड्स लिखना है, बस उतने में ही काम चला लेना है। अभी जो हमने दिखाया था पीछे फॉर्मेट, उसके रेशियो या उसके वैलेंस को ध्यान में रखना है। मीन्स ऐसा नहीं कि आप इंट्रोडक्शन ही लिख दिए 25%,
पोर्शन में, और मेन बॉडी लिखा 20% में, और कंक्लूजन लिख दिया 50% में, तो ये आंसर बेकार माना जाएगा। तो आपको क्या रखना है, रेशियो का ध्यान रखना है, जो अभी मैंने पीछे बताया है आपको, उस रेशियो को ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है ना कि आपको जो चीज आता रहता है उसको लिखने में बहुत मजा आता है, फिर आप उस पर लिखते चले जाते हैं। ध्यान रखना है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। एग्जाम में पूछना क्या चाहा है उस पर ध्यान देना है, उसमें जितने भी डायमेंशंस हैं उन सब पे ध्यान देना है। डायमेंशंस का मतलब कि अगर एक क्वेश्चन, अभी आएंगे क्वेश्चन, देखेंगे एक दो क्वेश्चन कि उसमें क्या क्या पूछा और किस पर कितना स्ट्रेस देना है, ये प्रैक्टिस से आएगा। ऑथेंटिकेशन, आपका अच्छा आंसर इसी पॉइंट से माना जाता है। गप्पे तो कोई भी मार सकता है, वो कहते हैं ना लंबी लंबी बातें डिंग हाँकना कोई भी कर सकता है। आपको क्या करना होगा, फैक्ट्स देना होगा ऑथेंटिकेशन के लिए, एग्जैक्ट फैक्ट लिखना होगा उस। आपको मैप वगैरह बनाने आता है, ज्योग्राफी लिख रहे हैं, आप बना दीजिए। हिस्ट्री में भी मैप के बहुत सारे स्कोप हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा, जैसा कि मुझसे पूछा था जब मैं एग्जाम दे रहा था मेंस, एक क्वेश्चन आया था, डिफाइन द फ्रंटियर रीजन ऑफ मौर्यन एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका। अब देख लो, ये क्वेश्चन ही आपको परेशान करने वाला है। अशोक के महाशिलालेख के आधार पर मौर्य साम्राज्य का सीमा का निर्धारण कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको अशोक के उन 8 महाशिलालेख का नाम याद होना चाहिए कि पहला कालसी में है उत्तराखंड में, दूसरा जौगढ़ में है, तीसरा धौली में है, चौथा एरईगुड़ी में है आंध्र प्रदेश, पांचवा सुपारा महाराष्ट्र में है, छठा गिरनार गुजरात में, सातवां मानसेहरा पाकिस्तान में है, शहबाजगढ़ी 8वां वो भी पाकिस्तान में है। तो आप एक भारत का मैप ड्रॉ कीजिए और जो जो नाम मैंने बोला उसको वहीं पर एक एक स्टार बनाइए और लिख दीजिए ये कालपी है, सॉरी कालसी है, ये धौली है, ये जौगढ़ है, ये एरईगुड़ी है, ये सुपारा है, ये मानसेहरा है, शहबाज। मैप बन गया, आपने उसके पॉइंट्स को नोट कर दिया, स्पेस लिख दिया, मीन साइट्स लिख दिए, और फिर नीचे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। कितना अच्छा आंसर होगा। तो इससे पहले तो आपको 2 चीज ध्यान देना होगा कि फैक्ट्स आपको याद रखना होगा ना। चलो एक आध अगर मिस भी कर जाते हो तो कोई बात नहीं, पॉइंट आउट कर देना है, नहीं लिखे बट स्टार बना देना है कि यहां पे शायद कोई है, वो भी समझ जाएंगे कोई है, भूल गया होगा नाम, प्रेजेंट लोकेशन बता देना है। खैर लोकेशन उनको दिख जाएगा अगर आप मैप बनाएंगे तो। दूसरा कि आपको मैप बनाने आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आज से आप रोजाना एक बार प्रैक्टिस कीजिए, रोज एक पेज बर्बाद कीजिए, आप कीजिए, बनाइए। 3 महीने के बाद आप एक अच्छा सा मैप बना सकते हो, और ज्योग्राफी वाले सर से हेल्प लो मैप बनाने में, सीखिए मैप बनाना। आप हिस्ट्री लिख रहे हैं, मैप चाहिए आपको, ज्योग्राफी बिना मैप का आप नहीं लिख सकते, इकोनॉमिक्स में भी आपको मैप की आवश्यकता है। किसी भी विषय में आप मैप का इस्तेमाल करेंगे और अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप पूरे ग्लोब को डिफाइन कर सकते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट डिफाइन कर दिया, यूरोप बना दिया, अफ्रीका बना दिया, एशिया बना दिया, ऑस्ट्रेलिया बना दिया, देन आपको 3-4 नंबर तो टीचर बिना कुछ देखे नंबर दे देगा कि बच्चे ने मैप बनाने का प्रयास तो किया। एक अच्छा आंसर माना जाएगा जब आपने अगर मैप दिया। कोटेशन, कुछ कोटेशन लिखते हैं, करो या मरो इन्वर्टेड कॉमा में, जल ही जीवन है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई कोटेशन, जैसे लुई ने कहा आई एम द स्टेट, ये क्या है? कोटेशन है। इसको लिख के अंडर लाइन कर दीजिए इन्वर्टेड कॉमा में। कोटेशन लिखेंगे तो इवैल्यूएटर को यह फील होगा बच्चे को याद है सब कुछ, बच्चे ने इसको ठीक से कंसीडर किया है, तो कोटेशन लिखना है। पोस्ट डेटेड चेक,
है ना। क्रिप्स मिशन डिक्लेयर एज पोस्ट डेटेड चेक बाय महात्मा गांधी। कितना अच्छा लगता है कोटेशन सुनने में, नहीं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक। कितना अच्छा लगता है सुनने में। तो कोटेशन लिखना चाहिए आपको। देन कोई स्टेटमेंट्स हो वो दे सकते हैं, कोई डिक्लेरेशन है, कोई प्रोक्लेमिनेशन है, लाइक महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, प्रोक्लेमिनेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था। अगर आप उस पूरे डिक्लेरेशन को लिख दे, प्रोक्लेमिनेशन को लिख दे, कितना अच्छा नंबर मिलेगा। अच्छा, वही तो सिखा रहा हूं, मेन बॉडी में लिखना है उसको। कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि किसको कितना कहां लिखना है। अभी तो केवल आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि आंसर राइटिंग होता कैसे है, किन किन चीजों पे ध्यान देना है। ऐसे तो रहे कि नानी ने कहानी सुनाया, एक था राजा एक थी रानी, उसकी बेटी फूल कुमारी, लिख के आ गया है। ये अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। लैंग्वेज फ्लुएंसी मेंस में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। शब्द आपके ठीक ठीक हो, स्पेलिंग ठीक हो। ऐसा नहीं हो कि आप टेक्निकल टर्म्स तो सब कुछ लिख दिए बट उसके जो कंजंक्शन है वो कहीं और जा रहा है, और एंड के बदले और लिख रहे हैं आप, है ना। इन चीजों का ध्यान रखना है। भाषा प्रवाह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भाषा प्रवाह। यानी पढ़ने वाले को रुकना ना पड़े, उसको लगे कि बच्चा ने नोवेल लिखा है और हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो जितना कम स्ट्रेस डालना पड़ेगा उस टीचर को, उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, पढ़ो तो जानू, समझो तो जानू, तो कहते हैं नंबर भी उसी हिसाब से ले लो। आपका आंसर ऐसा हो कि टीचर को स्ट्रेस देना ही ना पड़े, वो खुश हो जाए, और फिर देखो कितना अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन आप लिखते लिखते कुछ और लिख दिए, बीच में निरहुआ रिक्शा वाला आ गया, अरे कोई भी है। अरे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको किन चीजों पे ध्यान देना है। तो लैंग्वेज फ्लुएंसी बहुत जरूरी है। भाषा प्रवाह शुद्ध तो होना ही चाहिए, शुद्धता पे तो ध्यान देना ही है, क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे टीचर उस एज में होते हैं जो यही कमियां ढूंढ रहे होते हैं कि बच्चे ने, हाँ, शुक्रिया को शुक्रिया तो नहीं लिखा। वो कहते हैं ना कि नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। सुना है कि नहीं? नुक्ता क्या है? उर्दू लैंग्वेज में एक, हाँ, एक बिंदु जैसा है। तो खुदा जुदा हो सकता है। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को देखो, यहां टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मतलब तकनीकी शब्दावली। कुछ ओरिजिनल टर्म होते हैं जिसको तत्सम कहते हैं। अगर उसका हिंदी आपको ना पता हो, हिंदी मीडियम वाले को, और इंग्लिश मीडियम वाले को उसका एग्जैक्ट मीनिंग ही ना पता हो, तो फिर कोशिश कीजिए कि कोई शब्द उसका हिंदी में ढूंढिए, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, और उसको उसी लैंग्वेज में लिख दीजिए, व्हाट्सएप लैंग्वेज में। यह नहीं कि जबरदस्ती का कोई शब्द ले आए। मीन्स जैसे आप लिखते हैं ना कहां पहुंचे, तो उसको आप उसी लैंग्वेज में लिख दीजिए। अगर आपको बिल्कुल, अगर आपको फ्लुएंसी नहीं मिल रहा है तो उसको मैच करा दीजिए। ज्यादातर जो परिभाषा वाले शब्द होते हैं, जो जिसको डिफाइन किया जा सकता है, टर्म्स जो डेफिनेशन के रूप में लिखा जाता है, उसको आप हूबहू लिख सकते हैं। विशेष रूप से हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को अंग्रेजी के कई शब्द नहीं मिल रहे होते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमारे हैबिट में क्या है, हम अंग्रेजी शब्द ज्यादा जानते हैं, हिंदी कम जानते हैं। अब इंग्लिश में तो आपको पता था वो शब्द लिखना चाह रहे थे, हिंदी में नहीं पता था, तो उसको आप हिंदी में ही लिख दीजिए। इंपेरियलिज्म लिखना है, उस समय उपनिवेशवाद आपको याद नहीं आ रहा, तो क्या लिख दीजिएगा, लिखेंगे ई, है ना,
आधा म इंपीरियलिज्म, ऐसे लिख दीजिए। सर अगर जैसे इंग्लिश में आंसर लिख रहे हैं हाँ, और कोई कोटेशन लिख रहे जैसे ना लिखना करो या मरो वाला एग्जांपल, तो हिंदी में लिखो KARO करो, MARO मरो, ऐसे लिखो। यही तो देवनागरी है। एक चीज और बहुत बढ़िया होता है, इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हो आप, मीन्स आप उसको कैसे व्याख्या कर रहे हो। यही चीज एक अच्छा ऑफिसर बनाने के पीछे उद्देश्य होता है आंसर राइटिंग का, कि आप किसी चीज को कैसे लिख रहे हो, कैसे कैसे किस नजरिए से देख रहे हो आप एज अ ऑफिसर एक इंटरप्रेटर ही तो हो गवर्नमेंट का। सरकार ने कोई स्कीम लाई, कोई योजना, उसको आप जनता के सामने कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल ले लीजिए, मोदी जी ने जब किसान बिल को वापस लिया तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि हमने किसान बिल को बड़े ही अच्छे नियत से इंट्रोड्यूस किया था, बट हम जनता को, किसान भाइयों को समझा नहीं पाए, इसलिए हमें रिटर्न लेना पड़ रहा है। तो इंटरप्रिटेशन कैसे किया उस बिल का, फार्मर बिल का, अगर अच्छे से किया होता तो शायद समझ जाते, जैसा मोदी जी कहना चाह रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या कहना चाह रहे थे उस बिल के बारे में, कि हमने बहुत ही साफ नियत से बनाया उस बिल को, किसानों के हित में बनाया हमने, लेकिन शायद हमने किसान भाइयों को नहीं समझा पाया, इसलिए मैं इसको रिटर्न लेता हूं। उसमें क्या छुपा हुआ है कि इंटरप्रेट ठीक से नहीं किया गया उसको। कई चीजें ऐसा होता है, आप अपने दोस्त को कुछ समझाना चाहते हैं, मम्मी पापा को कुछ समझाना चाहते हैं, बट आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, फिर कहते हैं रहने दे तू। और अच्छे से अगर आप कन्विंस कर लिए तो फिर आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाते है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, इंटरप्रेट करने का अच्छा तरीका क्या है, यहां पे देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ है। अभी तो मैंने बता ही दिया कि पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना है। कुछ डायग्राम बना दीजिए, जैसे कोई पॉपुलेशन रेशियो दिखा रहे हैं आप, तो एक पाई चार्ट बना दीजिए, ग्राफ बना दीजिए, स्टैट्स से रिलेटेड कोई फॉर्मूला यूज कर लीजिए। इस तरह के चीजों से आपके आंसर के चार चांद लग जाते हैं। चांद तो एक ही होता है, पता नहीं क्यों लोगों ने चार चांद कहा। कभी चार चांद देखा है आपने? लेकिन लोगों ने कहा कि चार चांद लग जाएंगे, और यह काम आपको खुद करना है। आप खुद ही जांच कीजिए तो आपका आंसर कैसा है, आप खुद सेटिस्फाइड है कि नहीं अपने आंसर से। मैंने पहले ही बताया था, आंसर लिख के खुद देखो। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सुन लो तो लिख लेना। अभी जब आप आंसर राइटिंग करोगे, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत। आज से 6 महीने बाद जब आप उस आंसर को देखोगे ना, तो हंसी आएगी अपने आप पे आपको, ये मैंने ही लिखा था, क्या बचपना था इसमें। ये समय के साथ आपके मैच्योरिटी लेवल को दिखाएगा। तो कुछ भी लिखना है उसको फेंकना नहीं है, उसको साइड में रखते जाना है, और कॉन्फिडेंस भी तो देगा मैंने इतना लिखा है। मैं आपको आज सेशन एंड करके कुछ चीज दिखाऊंगा, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या किया है, मैं लेके आया हूं, आज दिखाऊंगा आपको। तो ध्यान रखना इन चीजों का, और तभी प्रोग्रेस को आप क्या कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे कि पहले डे आप कैसे थे, आज कैसे हैं, और फ्यूचर में आपको कहां जाना है ना। सेल्फ इवैल्यूएट करना इसको कहते हैं। उत्तर जांच की कसौटी क्या है? सबसे पहले तो आप ध्यान देना है टाइम लिमिट का, नहीं तो आपका पेपर ही खराब हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को लिखने में आपने समय से 10% ज्यादा यूज कर लिया, तो फिर क्या होगा, बाकी पे 10% माइनस होंगे। इसलिए सबसे अच्छा आंसर वही लिखेगा जो टाइम लिमिट में लिखेगा। दूसरा क्या, वर्ड लिमिट, मैं बता ही दिया हूं, कितना प्लस कितना माइनस। कोशिश करना है अप टू रहें, ऊपर ना जाएं। हां, कई बार आपको 3-4 क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होता, पूरे क्वेश्चन में
मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, जो आप लिख के निगेटिव मार्क्स नहीं लेना चाहते, तो 5 आंसर आपको नहीं लिखना है, 5 क्वेश्चन को आप टेकल नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बाकी क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा वेटेज बढ़ा के उसको फुलफिल करने का प्रयास कीजिए। टीचर एक आध नंबर तो आधा नंबर एक्स्ट्रा दे ही देगा पुराने वाले क्वेश्चन पे। ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट इवन टीचर नहीं बना है जो 100% क्वेश्चन 100% अच्छे तरीके से लिख सकता है। 1-2 क्वेश्चन आपके बाउंड्री से बाहर होगा ही होगा। कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे कि आप उसके बारे में सुना है, जाना है, बट आपको रिमेंबर नहीं है, तो उसको आप लिख के अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। कहते हैं कि नहीं आता हो तो मत लिखिए, गलत नहीं लिखना है। एमए का एग्जाम नहीं है पन्ना भर के आ जाना है, हालांकि अब उसमें भी नहीं चलता ऐसा। पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि बीए और एमए में जब आप विशेष रूप से ह्यूमैनिटीज वाले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले नहीं, आप मिलते जुलते स्टोरी लिख के चले आते थे। जैसे अशोक पे क्वेश्चन आया है तो आप अशोक के बारे में 2-4 बातें लिखते लिखते कहीं भी चले गए। अशोक महान था, अशोक ये किया, वो किया, ऐसा किया। मीन्स मिलते जुलते शब्द से बचना है, नहीं लिखना है। एक है कंपैरेटिव स्टडी। जब भी आंसर लिखिए ना तो उम्मीद कीजिए आप कि आपके आंसर को कंपेयर किया जा सके डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट स्पेस से, और आपको खुद भी करना है। और ये इसके बिना तो सब कुछ बेकार है। आप नेता नहीं है ना कि कहानी बना के जनता को इंप्रेस करके चले आए, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। इसका मतलब जो आप लिख रहे हैं आंसर वो सच होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहानी बना के कुछ भी, ऐसे राइटिंग जैसा नहीं लिखना है कि आपने अच्छे अच्छे शब्द लिख दिए, उसको एक्सप्लेन कर दिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है आपका आंसर यूनिवर्सल होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए। जो लिख रहे हैं वो डिफरेंट नेचर के जो भी इवैल्यूएटर होंगे उन सबके फ्रेम में बैठना चाहिए। जैसे आपको फ्री फ्रॉम बायसनेस, आपको किसी भी तरह के पक्षपातपूर्ण रवैये से बचना है। यह नहीं कि आवेश में आके आप मोदी जी के फैन हैं तो उनके फेवर में लिख दिए, कांग्रेस की बुराई कर दिए वहां, और क्वेश्चन आंसर सीट मिल गया कांग्रेसी को, तो उनके लिए आपके आंसर ठीक नहीं माने जाएंगे, उसके रिलायबिलिटी कम हो गए। तो आपके आंसर कैसे होने चाहिए? यूनिवर्सल फॉर्मेट में होने चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, और सबके लिए उसमें कोई ना कोई स्कोप होना चाहिए। इसलिए कभी किसी को, जब आप एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में जाते हैं ना, तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप किसी के ऊपर जानबूझ के उंगली नहीं उठा रहे हैं। तभी मैंने कहा था कि आपको कहां पे फोकस करना होता है। ये देखो, फिर से वापस ले आता हूं आपको, ऑथेंटिकेशन। अगर आप ऑथेंटिक आंसर लिखेंगे तो उसके रिलायबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा, विश्वसनीयता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपके ओपिनियन पूछेंगे, आप क्या सोचते हैं, आपके मत समझते हैं ना, आपके ओपिनियन क्या है, आप इस मुद्दे पे क्या विचार रखते हैं। तो फिर यहां पर रिलायबिलिटी की आवश्यकता होती है कि जो आप लिखने जा रहे हैं वहां वो यूनिवर्सल फैक्ट हो। ऐसा नहीं कि आपके मन में आया कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, तो आप अपने मत को वहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स यू कांट एक्सप्लेन योर ओपिनियन इन योर फॉर्मेट। आपके ओपिनियन कैसा होना चाहिए? अंडर द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। whenever you write a question, you consider the frame of the Indian Constitution. संविधान के बाहर आपको नहीं जाना है। शब्द बोलते हैं ना
आप गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज कर रहे हैं आप अपने दोस्त में बोलते होंगे, अरे अमर्यादित शब्द का प्रयोग कर रहे हो, असभ्य हो, बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब है जब भी आप आंसर लिखिए तो कहां ध्यान हो आपका, कहां, एक फ्रेम में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही तो आपको फर्दर काम करना है। तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में रहेंगे आप। आपके ओपिनियन कुछ भी हो, आपको राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता लगते हो, लेकिन आपको उनको बहुत अच्छा नेता नहीं दिखाना है, आपको इवैल्यूएट करना है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट्स को दिखाना है। आएंगे अभी आगे पॉइंट्स है उसमें। जैसे ही आपके ओपिनियन मांगे जाए, यू शुड गिव द एग्जैक्ट ओपिनियन इन पॉजिटिव वे एंड ऑल्सो इन नेगेटिव वे। सकारात्मक नकारात्मक पक्ष हर व्यक्ति के होते हैं, हर पॉइंट्स में आप उसको दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी नकारात्मक से बचना है। आप किसी और के कंधे पर बंदूक डाल के चला सकते हैं। जैसे आपने ये कह दिया कि वर्तमान समाज में लोगों का मानना ये है, ऐसा आप कह सकते हैं। यहीं पे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। यही कीवर्ड्स है आपके आंसर राइटिंग का, सबसे ज्यादा फोकस यहां करना है। जैसे टेक्निकल टर्म्स क्या क्या आते हैं आपके क्वेश्चन में, 99% टाइम यही सारे टर्म्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन के एंड में क्या होगा, डिस्कस, तर्क या विवेचना या चर्चा। डिस्कस यानी आपको दे दिया क्या, अशोका, अशोका द ग्रेट आपने पढ़ा है, तो क्वेश्चन क्या होगा, धम्म नीति ऑफ अशोका इन्फ्लुएंस बाय बुद्धिज्म, डिस्कस्ड इट। अशोक का धम्म नीति बौद्ध धर्म से प्रभावित है, वर्णन कीजिए। अब यहां ये जो वर्णन शब्द आया, डिस्कशन शब्द आया, ये क्या है, इसके अंदर आपको डिबेट देना होगा, कहना होगा कि अशोक, डिबेट क्या होगा उसमें कि अशोक का धम्म नीति बौद्ध धर्म के विचारों से प्रभावित तो है, लेकिन अशोक का धम्म नीति केवल बौद्ध धर्म से लिया गया है, यह सही नहीं है। द धम्म नीति ऑफ अशोका conclude as a social code of conduct in present scenario, whatever is good for the society। समाज के लिए जितने भी अच्छे नॉर्म्स हैं, विधि है, उन सबको एक सामाजिक आचार संहिता के रूप में अशोक ने अपने धम्म नीति में शामिल किया। यह क्या है, डिबेट है। आप आंसर लिखते समय डिबेट कर रहे हो, जो इवैल्यूएटर होगा उसको लगेगा बच्चे ने क्या कहा, बच्चे ने यह बात भी मान लिया कि बौद्ध धर्म से प्रभावित है, लेकिन केवल बौद्ध धर्म से प्रभावित है, यह सही नहीं है। यही होता है डिबेट करना। और डिबेट कैसा, एविडेंस के आधार पर बताना पड़ेगा। नॉन वायोलेंस अशोका ने अपने रॉयल इंस्क्रिप्शन नंबर 1 में लिखा, और अहिंसा महात्मा बुद्ध ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अहिंसा का मतलब क्या है, नॉन वायोलेंस क्या है, अहिंसा। आपको डिबेट के अंदर टॉपिक पे, जो भी टॉपिक का डिबेट कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ एविडेंस देना होगा। बिना एविडेंस का आपका डिबेट एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। फिर आपको बताना पड़ेगा अशोक क्या इसमें अपना पॉजिटिव और मींस क्या प्रॉफिट देखता है और क्या लॉस होते हुए चीजों को देखता है।
उस समय सोसाइटी में एक नया विचार है, मीन्स अ डिमांड ऑफ सोसाइटी इन न्यू वे. पीपुल्स ऑफ Mauryan Empire feel the regretted from Vedic religion, so they want something new, and Buddhism offer the new way of life. ये क्या हो गया? डिबेट हो गया. और इसमें आपने क्या कह दिया? इसमें आपने डाल दिया कि अशोक अपने राज्य में कोई ऐसा स्टेप्स नहीं लेना चाहता था जिससे उसको लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए. वो जनता को अपना फेवरेट बना के रखना चाहता, अपने आप को जनता के नजर में एक अच्छा राजा बना के रखना चाह रहा था. इसीलिए उसने सोसाइटी के डिमांड के अकॉर्डिंग बुद्धिज्म को ज्यादा फॉलो किया. लेकिन यही तो उसका प्रॉफिट है, अपने साम्राज्य को स्टेबिलिटी देना चाह रहा है. तो ध्यान रखना है जब भी आप आंसर लिखिए तो ये पॉइंट्स जरूर आ जाने चाहिए कि आप डिस्कशन में डिबेट कर रहे हैं, उस डिस्कशन में एविडेंस दे रहे हैं और कुछ नफा नुकसान दिखा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे हैं. किसके नजरिए से? जो नायक है आपका. नायक समझते हैं ना? उस क्वेश्चन का नायक. अकबर पे क्वेश्चन आएगा, गांधी पे क्वेश्चन आएंगे, अशोक पे आएगा, फिरोज शाह तुगलक पे आएगा, अलाउद्दीन खिलजी पे आएगा. हर विषय में आएंगे. इकोनॉमिक्स में आएगा, जीएसटी के नफा नुकसान बताना है आपको, गवर्नमेंट ने क्यों जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, है ना. हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें होता है और उस समय क्या डिमांड है, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको बताना पड़ेगा उनके कॉन्सेप्ट. ध्यान रखिएगा, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन करना है. मींस आप ही आप ही एक ओपिनियन दे रहे हैं और आप ही उस ओपिनियन को क्रॉस चेक कर रहे हैं. इसको टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं. लीनियर आंसर नहीं होना चाहिए कि आप जो भी कहना चाहते हैं कह के निकल गए, राइट एंड स्किप्ड, ये नहीं चलेगा. आपको आपने जो लिखा पैराग्राफ के पहले हाफ में उसको प्रूव करना होगा, चेक एंड बैलेंस करना होगा, तब जाके आपका आंसर ठीक होगा. मैंने पहले ही समझा दिया है आपको फोकस क्या करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. हमेशा ध्यान रखिए, आप एक न्यूट्रल स्पोक पर्सन है उस क्वेश्चन के लिए, आप बायस्ड नहीं है, आप किसी के फेवर में नहीं है. फिर आएगा कुछ क्वेश्चन टर्म आएंगे, राइट अ कमेंट और राइट अ नोट्स. अब यहां पर ऐसे राइटिंग के फॉर्मेट में आ जाना है, थोड़े से बचना है अपने ओपिनियन देने से. जो रियल चीजें हैं, किताबों में जो इंफॉर्मेशन है उसको लिखना है. आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स. क्या पूछा आपसे तो मेन पॉइंट लिख दिया आपने. फिर आपने कुछ ओपिनियन दे दिया जो कि सुटेबल एग्जाम्पल के फॉर्मेट में हो. ध्यान रखिएगा, यहां पे आपके माइंड से निकले हुए शब्द नहीं चलेंगे. उस ओपिनियन को फुलफिल करने के लिए कुछ एग्जाम्पल, है ना. फिर आएगा एक टर्म एनालिसिस. क्या कुछ तो बोली? विश्लेषण. विश्लेषण का मतलब mentioned every aspect of the issue should be investigated in depth. गहराई से खोजना है चीजों को. उसमें एनालाइज करना का मतलब ही होता है आपको कुछ दे दिया और आप उसमें से खोजिए, निकालिए, डीप स्टडी. अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या ढूंढा जा सकता है. आप एक कोई क्वेश्चन लेंगे और फिर बताएंगे कि कैसे उसमें से क्या क्या इन्वेस्टिगेट करना. आप एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में एक केस स्टडी कीजिए वहां बैठ के, एक आईएएस के रूप में किसी इशू के ऊपर आप सोचिए. देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करना होगा आपको, वो भी गहराई तक. फिर आपको कुछ आर्गुमेंट्स भी देने होंगे. आर्गुमेंट समझते हैं ना, वक्तव्य,
हाँ, और आर्गुमेंट करने में तो आप लोग मास्टर हैं ही। यहां से निकलते ही आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर रहे थे। अभी सीढ़ी पे कोई आर्गुमेंट कर रहा था कि सर तो वैसे भी आधा घंटा लेट आते हैं। बेटा मैं पिछले 3 क्लास में 1-1 घंटे पहले ऑफिस में आके बैठा हूं। जब सर यहां क्लास खाली कर रहे हैं तब मैं यहां आ रहा हूं। पिछले 3 क्लास 1 घंटा पहले आके बैठता हूं। अब जिसने भी कहा उसका नाम लेके मैं क्यों उसको शेम फील करवाऊं? आप खुद समझ जाइए। यह है अगला टेक्निकल टर्म, टेस्ट इवैल्यूएटर के रूप में आप हैं। और एक शब्द जो आपने बचपन से सीखा होगा, थ्रू द लाइट, थ्रो द लाइट, प्रकाश डालिए। वही एक टॉर्च बना के आप डाल देते हैं प्रकाश। वो नहीं करना। इसका मतलब है क्लोज डिटेल। आपको डिटेल में उस चीज को लिखना है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च क्यों किया? वाई महात्मा गांधी मेड द दांडी मार्च। आपको बताना पड़ेगा गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों किया। और गांधी जी के बारे में आप जानते हैं कि वो सत्याग्रह के आधार पर आंदोलन करते थे। वो सॉल्ट टैक्स को क्या करना चाहते थे? उसको डिनाई करना चाहते थे। वो निगोशिएट भी किया किससे? गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन से या वायसराय लॉर्ड इरविन से। इरविन को उसने कहा कि दीज आर माई आवर डिमांड, इफ यू फुलफिल द डिमांड देन ओके, अदरवाइज वी विल स्टार्ट अ मूवमेंट। इरविन ने ध्यान ही नहीं दिया इनके डिमांड पे। गांधी जी ने जो भी मांगा था उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट। आपको पूरा प्रकाश डालना है, कैसे हुआ दांडी मार्च, क्यों हुआ, कहां से कहां गए, कौन कौन गया, उसका नेचर कैसा है। उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये शब्द जहां आ जाए प्रकाश डालिए। परीक्षण कीजिए का मतलब ही ऑलमोस्ट वही है कि जो चीजें हैं उसको आपको लिख देना है, लिख के आ जाना है। कैसे? व्हाट एक्सटेंट इज द एक्शन करेक्ट। गांधी जी ने जो किया दांडी मार्च में, उनका एक्शन क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप कहेंगे दांडी मार्च में गांधी जी ने अपने फॉलोअर से, अपने एसोसिएट पर्सन से वादा करवाया था कि चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए, तुम्हें कंकर तक उठा के नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऑलरेडी एक कांड हो चुका था, चौरा चौरी। गांधी जी ने यहां सिलेक्टेड लोगों को लेकर दांडी मार्च कर रहे हैं, ओनली 78%, ओनली, क्योंकि पहले ही लोगों ने सरेंडर कर दिया। क्योंकि उसमें आपको, यही तो गांधी जी का वो वाला फेज है कि एक चाटा कोई मारे तो दूसरा गाल दिखा देना है, ये लो, लेकिन आप नहीं मारेंगे उसको। और यही एक अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंस ने न्यूज में लिखा, अमेरिका में जाके लिखा, मॉर्निंग स्टार में, इंग्लैंड में लिखा कि क्या गांधी का आंदोलन है, पुलिस लाठीचार्ज कर रहा है, लोग लहूलुहान है, मींस पीपुल्स ब्लीडिंग, इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वो गांधी जी के पीछे पीछे नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट एड चल रहा है प्रोग्राम पीछे, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन किसी भी आंदोलनकारी ने रिएक्ट नहीं किया, प्रतिक्रिया नहीं दिया, किसी ने एक पत्थर उठा के नहीं मारा पुलिस वाले को। यही तो गांधी जी का विजय है, विक्ट्री ऑफ गांधी। तभी तो गांधी सफल है। क्योंकि गांधी ने दांडी मार्च में प्रूव कर दिया कि आंदोलन नॉन वायलेंस मॉडल पे पॉसिबल है। और गांधी के इस डिमांड को मानना पड़ा किसको? लॉर्ड इरविन को। नमक कर को समाप्त किया, लगे हाथ। गांधी सफल है कि नहीं? एक्सप्लेन वगैरह शब्द बहुत कॉमन है, व्याख्या करना, वर्णन करना पीछे भी कई बार आ चुका है, इसलिए इस पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूं। एक मॉडल आंसर,
मॉडल आंसर है। क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले हिंदी में। द अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज एन इकोनॉमिक रिवेलियन अगेंस्ट मर्केंटलिज्म। वेरीफाई द स्टेटमेंट। अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था। अब ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या करना है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब आपको यहां पर देना होगा फैक्ट्स कि कैसे वणिकवाद था। याद करो, मैंने इंडस्ट्रियल लॉ बताया था, ट्रेड लॉ बताया था, याद है, जस्ट पिछले क्लास में। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कर रहे हैं यहां इंट्रोडक्शन कि इस शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कब आया और किसने कहां इंट्रोड्यूस किया। तो पढ़िए अपने अपने शब्दों में। कब आया, 16th to 18th सेंचुरी, आफ्टर रेनेसा या इनलाइटेनमेंट, जो वैज्ञानिक खोज हुआ उसके बाद व्यापार करना चाहते हैं। तो एक आर्थिक सिद्धांत है, एक क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी है। यह शब्द का मतलब क्या है, एक इकोनॉमिक थ्योरी है, जिसमें क्या करते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेता है। एक देश दूसरे देश के आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल कर लेता है। यही तो अमेरिका ने किया। क्या किया, नियंत्रण कर लिया। किसके अर्थव्यवस्था को, अमेरिका के अर्थव्यवस्था को। किसने किया, तो ब्रिटिश ने किया। यह क्या है, इंट्रोडक्शन, यह है भूमिका। केवल इस शब्द को समझाने का प्रयास किया गया कि क्या है यह शब्द। यह है इंट्रोडक्शन। यह है मेन बॉडी। यह क्या है, मेन बॉडी। हालांकि अमेरिकी क्रांति के पीछे मुख्य कारण यह था कि अमेरिकी उपनिवेशों के व्यापार पर ब्रिटेन अपना नियंत्रण रखना चाहता था। ब्रिटेन ने इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेक कानून बनाए, या ब्रिटेन के निम्नलिखित कार्यों से स्पष्ट है। अब देखिए एविडेंस क्या दिया हमने कि ब्रिटेन ने 1651 में एक नौ संचालन कानून बनाया। देखो, नेविगेशन एक्ट। कब बनाया, 1651। ये क्या दे दिया हमने, फैक्ट्स। ये है फैक्ट्स। फिर हमने ये बताया था कि क्या नियम था कि कोई भी जहाज डायरेक्ट बिना इंग्लैंड आए अमेरिका नहीं जाएगा। पहले किसी भी कंट्री का जहाज इंग्लैंड, और इंग्लैंड से फिर अमेरिका, यही तो था। और यह है आपका टी पार्टी। यह क्या है, उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ उसको हमने क्या कहा, बोस्टन टी पार्टी। कब हुआ, बोस्टन टी पार्टी 1778। आंदोलन का मुख्य मुद्दा यही है। अच्छा, आपको आंसर तो लिखना है केवल 200 शब्द में, तो ज्यादा लिख भी नहीं सकते। बाकी चीज नहीं लिख सकते ना कि 13 उपनिवेश थे, जरूरत ही नहीं है। यहां 13 आपने कॉलोनी देखा था पिछली क्लास में। हाँ, इसमें 1-2 शब्द और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं शब्द लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं लिखा। इसमें सैमुअल का नाम लिखा जा सकता है कि उसने ही इसको, हाँ, सैमुअल एडम्स ने इसको लीड किया। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। अब जैसे यहां विद्रोहियों लिखा है, तो यहां पे लिखा जा सकता है विद्रोहियों ने सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में, तो 2-4 शब्द बढ़ाए जा सकते हैं। और यह है कंक्लूजन। यह क्या है, कंक्लूजन। जैसे ही बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट हुए, उसके बाद पूरे अमेरिका के लोग एक मीटिंग में आ गए। याद आया फिलाडेल्फिया, और फिलाडेल्फिया के बाद एक और बैठक हुए
रॉकिंघम। रॉकिंघम वाला मैटर मैंने आपको नहीं बताया था क्लास में, लेकिन फिलाडेल्फिया कांग्रेस बहुत डिटेल बताया था। इसी दोनों बैठक में लोगों ने बैठ के ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और अंत क्या है कि इसीलिए उस समय यूरोप में जो व्यापारिकता प्रचलित नीति थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए और पूरे विश्व में ये एक मोटिवेशन क्रिएट किया। कुल मिलाकर ये जो आपका आंसर है 250 वर्ड्स का है, 250 शब्द का। इसको आप ये क्वेश्चन आंसर आप लोग एक बार फिर से लिख के आइएगा, मैं दूंगा नहीं अभी। सेम क्वेश्चन को घर से लिख के लाना है, क्योंकि मैं पूरा फॉर्मेट बता दिया, इसको आप लिख के लाएंगे। और फिर मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन आंसर को दिलवा दूंगा सर से, फिर आप वेरीफाई कर लेना खुद ही, या मैं चेक कर लूंगा। उसी को हमने इंडिविजुअली यहां लिख दिया हुआ है। ये इंग्लिश में हो गया 2.5 पेज में, और ये 1.5 पेज में हिंदी में है। दैट्स इट। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए। लिखो। लिख लिया? गुड। मैं देखूंगा कि आप लोग क्या इनोवेट कर पा रहे हैं इसमें, कुछ शब्द एक्स्ट्रा डाल रहे हैं कि नहीं। देखना है, लिखना है, लाना है। और अब भी लिख रहे हैं ना, तो अभी आप चीटिंग कर सकते हैं घर में, कोई इशू नहीं है। इस स्टेप में चीटिंग का मतलब क्या है? फैक्ट्स अरे जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उसको देख के लिखना है, हेल्प लेना है केवल। क्योंकि अभी आप उस स्टेज में नहीं है कि मन से लिखे, अभी आपको हेल्प लेना पड़ेगा। टाइम क्या हो गया? अरे टाइम तो 2 बजने वाला है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना है। आ जाओ बाहर, वो बैग में है ना। ये सब इसको याद रहता है। अप्लाई होगा, क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तब आप कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा। इज द लॉ। थे। अब आइए बैंकर्स की अब हम बात करते हैं डिपॉजिट वाले अमाउंट में। हाँ, 1 मिनट बता दूं मुझे, 1 सेकंड को। बैंकर्स नियम में ठीक है ना, क्या है बैंकर्स नियम डिपॉजिट
refer does not expressly refer to banker's lien in respect of cash deposits. अब इसमें पीएनबी अरोरा मल के केस में तो ये कह दिया, क्या कहा कि स्टैट्यूटरी लॉ तो नहीं है कि आप पैसे को पैसे पर आप क्या लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। तो पहली बात तो एक केस में तो ये कह दिया नहीं है। दूसरा केस है आपका पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस सत्यपाल। कंटिन्यू इसी में है ना। अब बैंकर्स लियन कैन अटैच टू मनी so long